नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, एक बहुत बड़ी उपलब्धि और खासकर बता दें, जो जनता अपने प्रतिनिधि को जिताने के लिए दिन रात चुनाव में मेहनत करती है, आज वो जनता सामने में है। हमारे साथ सुजीत कुमार हैं, जो गौड़ा बराम विधानसभा से इस बार पहली बार चुनाव लड़े, लेकिन अनुभव इनका 15 साल का रहा है चुनाव लड़ने का, जीतने का। तो बता दें, तमाम लोग हैं, देखिए ये गौड़ा बराम विधानसभा से आए हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए अपने प्रतिनिधि को आज यहाँ तक पहुँचा दिया। सबसे पहले आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और बिहार की जनता का हम लोग तहे दिल से आभारी हैं, जो अप्रत्याशित जीत इन्होंने एनडीए सरकार को दिलवाई है, 200+ सीट दिलवाई है। यह संभव नहीं होता अगर जनता का प्यार और आशीर्वाद नहीं मिलता। गौड़ा बराम की अगर बात करें तो गौड़ा बराम की जनता इस बार मन बना लिया था, इस बार भाजपा का ही यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा, और जनता ने मन बनाया, कार्यकर्ता ने मेहनत किया, जिसकी बदौलत गौड़ा बराम में बहुत सालों बाद 1967 के बाद पहली बार यहाँ भी कमल खिला है। अच्छा, एक चीज और था कि आपको अनुभव तो 15 साल का, जिस तरह स्टेप बाय स्टेप 5 साल चुनाव हुआ, एमएलसी को भी आपने देखा क्षेत्र में किस तरह काम होता है, तो लगता है कि इस बार चुनाव काफी आपको 1 डे से आपके साथ हम देख रहे थे किस तरह परिस्थिति बदल रही थी, किस तरह मुकेश सहनी किस तरह वो खड़े हो गए थे, किस तरह उन्होंने फिर बाद में सरेंडर कर दिया, पहले अफजल अली के साथ। तो ये तमाम परिस्थिति आप गंभीरता से रीड कर रहे थे, तो रणनीति क्या बना? देखिए, हमारी रणनीति में कुछ हमने बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया। हम लोग देखेंगे तब पूरे इलेक्शन में एक हमारा मुद्दा था विकास का। विकास के मुद्दे पे हम लोग लगे रहे, और हम लोग अपने क्षेत्र में धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने का काम नहीं किया। हम लोग विकास के नाम पर वोट मांगे, और हमेशा ये रहता था कि कोई भी आदमी धर्म और जाति के नाम पर न बटे, जिसमें हम लोग बहुत हद तक कामयाब रहे। और इतनी बड़ी जीत जो एनडीए को मिली है, हम पहले भी कई बार बोले हैं, यह संभव नहीं है अगर हर धर्म और हर जाति के लोग न वोट दें। इस बार भी वही हुआ है कि हर धर्म और हर जाति के लोग एनडीए को वोट दिए हैं। जहां तक विरोधी पक्ष का था, हमें लगा कि ये लोग शुरू से जनता के साथ छल कर रहे थे। यह पहले से तय था कि कैंडिडेट जो ओरिजिनल कैंडिडेट महागठबंधन का होगा वो आरजेडी का कैंडिडेट होगा, और अंत तक वही हुआ। बीच में जनता को दिखाने के लिए 25 तरह का ड्रामा भी रचा गया। कभी उसको किसी एक कैंडिडेट को निकाला गया, कभी कुछ किया गया। कुछ लोग जाति के नाम पर वोट मांगने के लिए भी मैदान में उतरे। लेकिन बिहार और खास करके गौड़ा बराम की जनता है, बहुत समझदार है। लोगों के जो उनके साथ छल कर रहे थे उसको बढ़िया से वो लोग समझ रहे थे, और उसका जवाब भी जनता ही दी। मेरा रणनीति कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, जनता और हमारे कार्यकर्ता ने जो रणनीति बनाई थी, हर घर से सबको निकाल करके वोट गिरवाने का जो रणनीति बनाया गया था, वह बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। अच्छा, 24 घंटे 48 घंटे पहले चुनाव में हमने भी देखा, थोड़ा सा कुछ लोग आंसू बहाने के कारण वोट आपका, जो लोग आंसू पर वोट दे दिए, कुछ वोट दिला 5-6 हज़ार आंसू पर, और एक आरोप लगाते हुए सिंपैथी बटोरने के लिए उन लोगों को क्या कहेगा जब 6 हज़ार से आपका कम से कम 11-12 हज़ार? देखिए, यह जो आपने आंसू बहाने वाले भाई के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि मुझे जान से मरवा दिया जाएगा, मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। आप पत्रकार हैं और हमारी जनता बौद्धिक रूप से काफ़ी ज़्यादा अग्रज है। जिंदगी में हमने पहला एक इनकम टैक्स का छापा देखा है कि जिसके ऊपर छापा पड़ रहा है वो पूरा दुनिया घूम रहा है, टहल रहा है, और छापा कहाँ पड़ा, उसके घर पे पड़ा क्या, उसके किसी ऑफिस में पड़ा, कोई नहीं जानता। तो जनता के साथ छल करने का काम किया गया, जनता को ठगने का काम किया गया, जनता से सहानुभूति बटोरने का काम किया गया। कुछ लोग हो सकते हैं 2, 4, 10 सीट हो सकते हैं, इस कारण वोट दिए होंगे, लेकिन मैं यह नहीं मानता हूं कि आंसू बहाया इसीलिए वोट आया। ऐसा हो नहीं सकता है। गौड़ा बराम की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कोई आंसू बहा दिया और उसके नाम पर
वोट दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। आगे 100 दिन का क्या टारगेट रहेगा आपका आगामी 100 दिन का? क्योंकि आप, मैंने पहले भी कहा था, एक अधिकारी जब जनप्रतिनिधि बनता है तो उसकी कंसेप्ट अलग होती है। देखिए, हमारा जो हमने इसको 3 भाग में किया है। अगला 3 साढ़े 3 महीने का एक हमारा प्रोग्राम है, 6 महीने का और 1 साल का, और बाकी 5 साल। अभी जो हमारा सबसे पहला काम है कि जहाँ जहाँ पर जो जो प्रोजेक्ट हमारा रुका हुआ है, बहुत सारा हमारा रोड पुल पुलिया का काम है जो इसमें ठेकेदार भी अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। बहुत जगह पर ऐसा है कि ठेकेदार आधा काम करके छोड़ दिया है। हम लोग सरकार और विभाग के साथ समन्वय बिठा करके कोशिश करेंगे कि यह जो काम है ये सबसे पहले हो जाए। इसके बाद जो हम लोग का ये है कि ब्लॉक और सब डिवीजन स्तर के अफसरों के साथ बैठ करके जनता के कुछ जनप्रतिनिधि भी साथ में रहेंगे और जनता की जो समस्या है, स्पेशली उनका काम में देरी, या कई बार जनता यह भी बोलते हैं कि हम पैसे हमसे काम के बदले में मांगा जा रहा है, उस पर हम लोग विचार करके और सख्त तरीके से हम लोग यह बता देंगे अगर इस तरह का व्यवहार जनता के साथ हुआ कि कोई आदमी का गलत काम इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो पैसे दे रहा है और किसी का सही काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो पैसे नहीं हो रहा है, इसके लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे उस अधिकारी या उस कर्मचारी के खिलाफ। अंतिम सवाल की, जब भी शपथ ग्रहण समारोह से लोग बाहर निकल रहे थे तो आपकी भी चर्चा थी कि मंत्री हो सकते हैं। मंत्री भाजपा से कम हुए, दरभंगा विधानसभा से 10 में से तो एक केवल मदन सिंह जजी कोटे से। क्या लगता है कि इस बार मंत्री कम क्यों बन पाए? देखिए, ऐसा यह पार्टी का निर्णय होता है, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है, लेकिन मुझे जो लगता है कि समाज के हर वर्ग को और बिहार के हर क्षेत्र को इस मंत्रिमंडल में जगह मिला है। किसी भी विधायक को किसी तरह का कोई इससे शिकायत शिकवा नहीं है। जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जो मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हुए हैं, काफी काबिल, कर्मठ और पार्टी और राज्य और जनता के प्रति वफादार हैं और अच्छे तरह से हमको विश्वास है कि काम करके बिहार को जो प्रगति के पथ पे ले जाना है, जो हमारा इलेक्शन के समय हमारा नारा था, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, उस रफ्तार को बहुत तेजी से हमारे देखिएगा मंत्रिमंडल के लोग ले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि दरभंगा से नहीं मिला है, दरभंगा से हमारे ये माननीय मंत्री जी मदन सहनी जी हैं, उनको जगह दिया गया है और वह हमारे ओबीसी समाज से भी आते हैं। तो एक ओबीसी समाज के बेटे को इस मंत्रिमंडल में जगह मिला है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं और इस बात से खुश हैं। व्यक्तिगत में आपका क्षेत्र बात है, इस क्षेत्र को कैसे विकसित करने का प्लान आप दीजिएगा? सबसे पहले से पूर्ण नजर और हर एक चीज को सर बखूबी समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल सर नहीं थे, सर की मैडम थी, लेकिन सर आते थे तो कभी इस क्षेत्र को देखते थे और यथासंभव समय में भी काफी प्रयास किया गया है। और जो बचा हुआ, अभी भैया ने कहा ना, जो बचा हुआ जो काम है उस काम को हम लोग देखेंगे कौन प्रोजेक्ट कहाँ पे है, क्योंकि जल निकासी जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर निश्चित रूप से काम होगा। क्या लगता है क्यों से काम प्राथमिकता तौर पर विधायक को करना चाहिए आपको? देखिए, सबसे पहले तो आप इनकलाब को, मैं प्रेस को धन्यवाद देता हूँ। आज जो गौरा बोराम को जैसा विधायक मिला है, लोकप्रिय शिक्षित विधायक, ऐसा हमको लगता है कि गौरा बोराम बहुत ही विकास को आगे की ओर लेकर के जाएंगे। खास करके ये स्वास्थ्य और शिक्षा पर ये ज़्यादा जोर डालेंगे। शिक्षा से इनका जुड़ाव अच्छा रहा और ये शिक्षा पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम बता दें कि गौराबोराम विधानसभा के जो समीकरण है वो हमने प्रारंभ से देखा था, किस तरह स्टेप बाय स्टेप बदलता था, किस तरह अफजल अली और संतोष सैनी पर आगे पीछे सिमटता चला गया। तो ये तमाम जो रणनीति थे उसको दूर करने के लिए उन्होंने बेहतर तरीके से सोच समझकर सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर के इस बार चुनाव लड़ने की उन्होंने ठानी थी और अंत तक ये चुनाव उसी पर कायम रहे और अंत में चुनाव जीत गए। अब इनके सामने 100 दिनों का टारगेट है कि वो अपने गौराबोराम विधानसभा में किस तरह का विकास करें। हम लगातार आपको दिखाएंगे गौराबोराम विधानसभा जा करके इन्होंने जो वादा किया जनता के बीच में कितना काम पूरा हो रहा है। धन्यवाद।